इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे ट्रॉमा, तनाव, शोक, चिंता और थकावट एना पॉजिटिव ऑटो इम्यून बीमारी में योगदान करते हैं। हम न केवल ल्यूपस, sjogren सिंड्रोम, मिक्सड कनेक्टिव टिश्यू और गट माइक्रोबायोम डिसफंक्शन जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों पर नवीनतम शोध पर चर्चा करेंगे, बल्कि एना पॉजिटिव ऑटो इम्यून बीमारी के समाधान के लिए संभावित उपाय भी प्रस्तावित करेंगे। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो गट माइक्रोबायोम डिसफंक्शन के कारण होने वाली सूजन को ठीक करने में विशेषज्ञता रखते हैं। लक्षणों को केवल 6 हफ्तों में उलटने के लिए मेरी अनूठी पद्धति को माइंडवेट इम्यूनिटी मेथड कहा जाता है और इसने पिछले 10 वर्षों में हजारों मरीजों की मदद की है। आप gclinic.com पर जाकर इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। अब अगर आपने मेरे कुछ अन्य वीडियो देखे हैं तो आप जानते हैं कि मैं जोखिम कारकों में बदलाव और ऑटोइम्यून सूजन के मूल कारणों को उलटने का प्रबल समर्थक रहा हूं, जो कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज के कारण होती है, जैसे कि ल्यूपस, sjogren सिंड्रोम और मिक्सड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में होता है। मेरे अधिकांश वीडियो में अत्यंत तकनीकी वैज्ञानिक अध्ययनों के बारे में बताया गया है, जो यह समझाते हैं कि आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी को कैसे रोका जाए, जो कि ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज के कारण होने वाली अधिकांश सूजन का मूल कारण है, जैसा कि ल्यूपस, sjogren सिंड्रोम और मिक्सड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में होता है। हम पहले से ही जानते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली का 80% हिस्सा आंत में होता है और आंतों के अंदर 1 ट्रिलियन से भी अधिक बैक्टीरिया होते हैं। अगर आपने हाल ही में न्यूज स्टैंड्स पर कुछ पत्रिकाएं उठाई हैं, तो आप ऐसे लेख देखेंगे जैसे कि शोक आंत स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। यहां तक कि प्रमुख चिकित्सा संघों ने भी ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जो बताते हैं कि तनाव और आघात ल्यूपस, sjogren सिंड्रोम और मिक्सड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसी स्थितियों में देखी जाने वाली आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी के महत्वपूर्ण कारण हैं। जाहिर है, तनाव, आघात, शोक, अवसाद, चिंता और थकावट जैसी चीजों को मापना कभी कभी मुश्किल होता है, और इसी वजह से इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रकार कैसे नकारात्मक भावनात्मक अवस्थाएं हमारे नजरिए और वर्तमान में हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य आपके अतीत के गहरे, काले रहस्यों की पड़ताल करना या आपके पालन पोषण का विश्लेषण करना नहीं है। इसके लिए तो थेरेपिस्ट और काउंसलर होते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य यह जागरूकता लाना है कि आघात, तनाव, चिंता और थकावट किस तरह से आज के समय में हमारे स्वास्थ्य की देखभाल में योगदान करते हैं। हाल ही में हमने माइंडवेट इम्यूनिटी अकादमी में एक पूरा मॉड्यूल जोड़ा है, जिसमें रोजाना के कोचिंग अभ्यास दिए गए हैं, जिन्हें आप खुद या किसी मेंटर या कोच की मदद से कर सकते हैं, ताकि आप नकारात्मक भावनात्मक अवस्थाओं और तनाव के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ा सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी क्लिनिक के सदस्य हमारी टीम के साथ बहुत करीब से काम करते हैं, ताकि इन प्रभावों को दूर करने में मदद मिल सके और बहुत ही कम समय में वे असाधारण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर हम आघात, तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? प्रमुख चिकित्सक और लेखक अनुमान लगाते हैं कि आघात 80% से अधिक पुरानी सूजन के लिए जिम्मेदार है। इसमें पाचन संबंधी गड़बड़ी, प्रतिरक्षा प्रणाली की सूजन और भावनात्मक तनाव शामिल हैं। आघात तनाव की ओर ले जाता है, जो सूजन का कारण बनता है, जिससे आंत के माइक्रोबायोम में गड़बड़ी और ऑटोइम्यूनिटी होती है। कुछ अध्ययन तो यह भी बताते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में आघात का अनुभव किया है, उनमें कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों की घटनाओं में लगभग 7 गुना, यानी 700% तक की वृद्धि हो सकती है। यह बहुत बड़ी संख्या है, और इसका मतलब यह भी है कि सूजन के कारण के रूप में जीवन का अनुभव आनुवंशिकी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और अगर आपको लगता है कि आघात का आप पर कोई असर नहीं पड़ता, तो बस याद रखिए कि आघात 2 प्रकार का होता है। पहला है बड़ा आघात। यह है आघात बड़े अक्षर वाला। इस तरह के आघात में उपेक्षा, अत्यधिक गरीबी, नस्लवाद, बदमाशी, यौन शोषण, परिवार के सदस्य की मृत्यु, भावनात्मक और शारीरिक शोषण, चिकित्सकीय आघात और तलाक जैसी चीजें शामिल हैं। यहाँ आपके पास एक स्वचालित प्रतिक्रिया और मन शरीर की एक अनुकूलन प्रक्रिया होती है, जो किसी विशेष पहचाने जा सकने वाले दर्दनाक और भारी जीवन घटना के प्रति होती है। यह बचपन के दौरान या यहाँ तक कि वयस्कता में भी हो सकता है। फिर आता है छोटा टी आघात। यह है छोटा टी वाला आघात, और ये ज्यादा सूक्ष्म, कम यादगार और देखने में आम लगने वाली घटनाएं होती हैं।
शायद यह उस तरह से जुड़ा हो जिसमें आपकी परवरिश हुई, जिसमें आपकी सांस्कृतिक मान्यताएं और आपके माता पिता क्या महत्व देते हैं शामिल है। छोटा टी वाला आघात खुद से एक तरह की दूरी है, भले ही वहां शोषण या कोई भारी खतरा न भी हो। यह उन भावनात्मक संबंधों से आता है जो आपके आसपास के लोगों से थे। यह आघात लगभग हर किसी को प्रभावित करता है। यह आपके आसपास के लोगों से बने भावनात्मक संबंधों से आता है। ज्यादातर बच्चों की अच्छे व्यवहार के लिए तारीफ की जाती है और बुरे व्यवहार के लिए उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। इससे बच्चे को यह सिखाया जाता है कि उन्हें तभी प्यार किया जाता है जब वे अच्छा कर रहे हों। जब वे नकारात्मक भावनाएं या व्यवहार दिखाते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता। शायद बचपन में जब हम खुश रहते या माता पिता को प्रभावित करने वाले काम करते तो हमें ज्यादा ध्यान और प्यार मिलता था। लेकिन जब हम गलत व्यवहार करते, रोते, विद्रोह दिखाते या नकारात्मक भावनाएं व्यक्त करते तो माता पिता हमें नजरअंदाज करते, सजा देते, अपराध बोध कराते या शर्मिंदा करते, और यह काफी आम है। एक और उदाहरण यह है कि हम एक भौतिकवादी, पूंजीवादी समाज में रहते हैं, जिसका मतलब है कि हम दिन भर सिर्फ चीजें खरीदने के लिए काम करते रहते हैं और अपनी बहुत सारी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ संसाधन जुटाने में लगा देते हैं। इसीलिए हम इस तरह की वर्कहोलिक हसल मानसिकता की तारीफ करते हैं। एक और उदाहरण यह हो सकता है कि हमें इस तरह पाला गया हो कि हम दूसरों को नाराज न करें या शिष्ट रहें, या हमें अपना कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो ताकि हम दूसरों को निराश न करें। और इसमें परिवार के सदस्य, दोस्त, सहकर्मी और सामाजिक जान पहचान वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो अनिवार्य रूप से हम वे चीजें करने लगते हैं जो हम सच में करना नहीं चाहते, जैसे कि लोगों को खुश करना, और इससे कुछ खास तरह की रिश्तों की गतिशीलता या सारा समय कामकाजी आयोजनों, सामाजिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने में लग सकता है। हमें बुरा लगता है अगर हम ये चीजें नहीं करते और हमें लगता है कि इसका कोई नकारात्मक परिणाम होगा। लेकिन असलियत में यह हमारे खुद से जुड़े न होने का प्रतिबिंब है। हमारे भीतर बैठा नजरिया यह है कि जब हम दूसरों से नकारात्मक प्रतिक्रिया पाते हैं तो हम प्यार के लायक या योग्य नहीं हैं, जबकि हमें खुद से कहना चाहिए हम हर हाल में प्यार के हकदार हैं और हमें अपनी असली जरूरतों और इच्छाओं को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद को इतना पीछे कर देते हैं कि हमें अपनी असली जरूरतें भी पता नहीं चलती क्योंकि हम अपने सच्चे अस्तित्व से इतना कट जाते हैं, तो हम अपना नजरिया खो बैठते हैं। बच्चों को अक्सर यह संदेश मिलता है कि उनके कुछ हिस्से स्वीकार्य हैं, जबकि बाकी नहीं, जिससे उनके भीतर एक विभाजन पैदा हो जाता है। गुस्से वाले बच्चों को प्यार नहीं मिलता। अच्छा व्यवहार करने से माता पिता की स्वीकृति मिलती है। लेकिन बाद में जीवन में आपको लग सकता है कि आप तभी प्यार के काबिल हैं जब आप सब कुछ सही कर रहे हों, जिसका मतलब है कि आप पूर्णता की तलाश और सख्त भूमिका पहचान में लग जाते हैं, जबकि अपने भीतर के और भी संवेदनशील हिस्सों से खुद को काट लेते हैं। आखिरकार आप एक बहुत ही बुरा सौदा कर बैठते हैं। आप अपनी शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने असली अस्तित्व और अपनी भावनाओं को छोड़ देते हैं, और यही आदत वयस्कता तक चली जाती है। मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं सर्जिकल रेजिडेंट था, तब हम बहुत लंबे समय तक काम करते थे, हफ्ते में 80 से 100 घंटे तक। कई बार हम लगातार 36 घंटे तक बिना सोए काम करते थे, और कभी-कभी ऑपरेशन थिएटर में लगातार 12 घंटे तक बिना किसी ब्रेक के रहते थे। और यह सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं था, यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। ऐसे अनुभव के साथ मैंने अपनी भूख और प्यास को नजरअंदाज करते हुए काम करना सीख लिया। मैंने नींद की कमी के बावजूद काम करना भी सीख लिया। मैंने अपने सामाजिक कार्यक्रमों और अपने परिवार की भावनात्मक जरूरतों को भी अनदेखा करना सीख लिया। यहाँ तक कि मैंने पूरे दिन पेशाब न करने की आदत भी डाली थी। अब आप सोचेंगे कि इस तरह का अनुभव सेहतमंद नहीं है, और यह सच भी है। लेकिन सर्जन बनने के लिए मुझे खुद को इसी तरह की यातना और अत्याचार के हवाले करना पड़ा। कुछ लोग मुझे समर्पित कहेंगे, दूसरे मुझे निस्वार्थ या जुझारू कहेंगे। लेकिन ये सब शब्द बस उस आघात को सहने के लिए इस्तेमाल किए गए सुंदर शब्द हैं। और मैंने खुद को यह कहकर समझाया, मेरी जिंदगी तब ज्यादा मायने रखेगी जब मैं सर्जन बन जाऊंगा और मरीजों का ऑपरेशन कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने में बहुत कम लोग सक्षम होते हैं। असल में मैंने इस अडिग लक्ष्य को पाने के लिए अत्याचार और आघात की संस्कृति को स्वीकार किया और आंख बंद करके उसमें भाग लिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? खैर, मेरे पास एक सफल करियर और सर्जिकल प्रैक्टिस है,
लेकिन आज भी कई बार मुझे यह भी पता नहीं चलता कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है या मैं थका हुआ हूँ। मैं परिवार और दोस्तों से संपर्क में न रहने के लिए बहाने बनाता हूँ। मैं खराब खाना खाने और व्यायाम न करने के लिए भी बहाने बनाता हूँ। मैं प्रकृति के बीच समय बिताने या रोजाना कोई आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय नहीं निकालता। और यह सब इसलिए है क्योंकि मैंने गलत तरीके से यह मान लिया कि वर्तमान में मेरी ध्यान देने लायक और भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। और मैं आपसे अपना निजी अनुभव इसलिए साझा कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति ट्रॉमा से अछूता नहीं है। यह सभी को प्रभावित करता है। धन, प्रतिष्ठा, महत्व और प्रासंगिकता की चाहत परिणामों के डर से प्रेरित होती है और यह हमारे विश्वास प्रणाली का बोझ है। असल में मुझे हर दिन यह सोच समझकर करना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं ताकि मैं इस जाल में न फंस जाऊं। तो मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स देने की कोशिश करूंगा जिनका इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी का सक्रिय रूप से विश्लेषण करने के लिए कर सकते हैं ताकि आपकी जागरूकता बढ़ सके। सबसे पहले यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप यह पता कर सकते हैं कि कोई चीज ट्रॉमेटिक है या नहीं। यह आपको सीमित कर देती है, आपको संकुचित कर देती है, आपकी महसूस करने, सोचने, भरोसा करने या खुद को व्यक्त करने की क्षमता को कम कर देती है, आपको पीड़ा का अनुभव करने से रोकती है, बिना निराशा में डूबे या करुणा के साथ उसे देखने से रोकती है। यह आपको आपके डर, दुख और दर्द से अभिभूत होने से बचाने के लिए आपको बार बार काम में डूब जाने या किसी भी तरीके से खुद को सुकून देने या उत्तेजित करने की आदत डाल देती है। आप खुद को बड़ा दिखाने या खुद को मिटा देने के लिए मजबूर होते हैं ताकि आपको स्वीकार किया जा सके या अपने अस्तित्व को सही ठहरा सकें। आपके अंदर कृतज्ञता महसूस करने या जीवन की सुंदरता और आश्चर्य की सराहना करने की क्षमता कम हो जाती है। तो दूसरा, ट्रॉमेटाइज्ड व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है और कैसे पेश आता है। अक्सर उनमें दूसरों की भावनात्मक जरूरतों की चिंता अपने आप और मजबूरी में होती है, जबकि वे अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सामाजिक भूमिकाओं, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ भी कठोर रूप से जुड़ जाते हैं। कई लोग जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं, एक साथ कई काम करते हैं या अत्यधिक जिम्मेदार होते हैं क्योंकि उन्हें यह यकीन होता है कि उनकी अपनी आत्ममूल्य केवल उनकी देने और उपलब्ध कराने की क्षमता से जुड़ी है। वे स्वस्थ आत्मसंरक्षण वाली आक्रामकता और गुस्से को भी दबा देते हैं। मैं अपने सभी मरीजों से कहता हूं, तुम्हें थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा। उन्हें दूसरों की भावनाओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एहसास भी होता है और यह महसूस होता है कि किसी को भी निराश नहीं करना चाहिए। यह सब मूल रूप से उस तरह के व्यवहार का उल्टा है जैसा एक बच्चा करता है। उदाहरण के लिए, नवजात शिशुओं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोई परवाह नहीं होती। वे बस रोते हैं और दोबारा सोचते भी नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश इन रिप्रेस करने वाले व्यवहारों को न केवल सामान्य माना जाता है, बल्कि इस संस्कृति में उनकी सराहना भी की जाती है। कई लोग इन गुणों को कमजोरी नहीं, बल्कि प्रशंसनीय ताकत के रूप में देखते हैं। वे इन्हें करुणा, सम्मान, परिश्रम, दयालुता, उदारता जैसे नाम देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन गुणों को दिखाने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस प्रक्रिया में मेरे साथ भाग लें, स्वाभाविक रूप से संपूर्णता की ओर बढ़े, सच में यह खोजें कि कैसे आघात, आत्मविच्छेदन और अपने सच्चे सुख के हिस्सों से कट जाना आपके जीवन और स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और आप इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। अपने खोए हुए हिस्सों को फिर से खोजें और अपने जीवन के उन क्षेत्रों को पहचानें जहां आपकी संपूर्णता अभी पूरी तरह से महसूस या जी नहीं गई है। और इसे हासिल करने के लिए आपको हर पल इसी के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। हमने कुछ ऐसे टूल्स और अभ्यासों की एक श्रृंखला बनाई है जो यह समझने में आपकी मदद करेंगे कि आघात आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आपको पता है या संदेह है कि कोई समस्या है। एक उदाहरण यह हो सकता है कि आपको सूजन है या पाचन संबंधी गड़बड़ी है या ऑटोइम्यून बीमारी है। इसके बाद आपको पता है कि यह समस्या क्यों है, क्योंकि आप इसके असली परिणामों का अनुभव करते हैं। आपको यह भी पता है कि यह समस्या कैसे बनी। शायद आपके कुछ विश्वास और नजरिए थे जिन्होंने आपको कुछ खास जीवन निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। तो तीसरा सवाल यह है कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और यहीं पर आप निष्क्रियता या बदलाव न करने के बहानों की जांच करते हैं, अपनी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं और शायद किसी मेंटर या कोच के साथ भी काम करते हैं। ठीक है, यह सब बहुत कुछ था।
और मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने इस वीडियो के अंत तक देखा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मैंने हाल ही में बहुत कुछ पढ़ना शुरू किया है कि कैसे तनाव, आघात और नकारात्मक भावनात्मक स्थितियां ऑटोइम्यून सूजन, ल्यूपस, sjogren और मिक्सड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में योगदान करती हैं। और मुझे लगा कि माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक के सदस्यों के लिए यह बहुत मूल्यवान होगा कि वे अपनी जिंदगी में इन कारकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें। एक लेखक जिनके बारे में मुझे लगता है कि वे भी इस बात के प्रबल समर्थक हैं, वे हैं कनाडाई चिकित्सक गैबर माटे। इसी वजह से हमने हाल ही में माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक में ट्रॉमा अवेयरनेस कोचिंग सेक्शन जोड़ा है, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि ये कारक आज के समय में निर्णय लेने, दृष्टिकोण और व्यवहार को किस तरह प्रभावित करते हैं। ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे ल्यूपस, sjogren और मिक्सड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से असाधारण रूप से ठीक होने के लिए एक विश्वसनीय पद्धति होना जरूरी है, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका है जागरूकता बढ़ाना। हमेशा की तरह, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया मुझे लाइक और फॉलो करें। साथ ही इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं और जो तनाव या एक्जिमा से जूझ रहे हैं। अंत में बेझिझक मेरे अन्य वीडियो भी देखें, जिनमें इस चैनल पर या mgclinic.com पर सफलता की कहानियां शामिल हैं।